सामान्य हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आप लोग जानते ही हैं और जानना चाहिए भी कि सामान्य हिंदी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के में कितना महत्वपूर्ण योगदान देती है। और पिछली कक्षा में हमने जानने की कोशिश भी की थी। सामान्य हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सामान्य हिंदी, और सामान्य हिंदी किस दृष्टिकोण से पढ़ना है बेटा? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। कौन सा लोक सेवा आयोग बोलो? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की कौन सी परीक्षा होती है? बहुत सारी परीक्षाएं कराता है, लेकिन इसकी भी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा। और सिविल सेवा परीक्षा में भी हम कौन सी परीक्षा पढ़ेंगे बेटा? मुख्य परीक्षा में। और इसका जो वेटेज होता है, आज जो हम वेटेज जो होता है वो 200 अंक का होता है। 200 अंक की सामान्य हिंदी होती है। और अगर हमने ठीक से पढ़ लिया, और मेरी पढ़ाने से जो आज मैं क्लास शुरू करने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक से मैथमेटिक्स की तरह हिंदी, अंक कितने आने चाहिए? 3 में से 3। आज जो हम प्रारूप लेखन से इस कक्षा को शुरू करेंगे, और प्रारूप लेखन में देखेंगे 2 प्रारूप लेखन लिखने को आते हैं, और अगर 2 में आपके पूरे अंक मिलेंगे। निश्चित रूप से आप बस जुड़े रहिए मेरे साथ। आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस देखते रहना है। किसको? मुझे नहीं, बोर्ड को, ताकि आप ठीक से कर पाए। तो इस पूरी क्लास में हम लोग प्रारूप लेखन को समझने की कोशिश करेंगे, और प्रारूप लेखन का कार्य भी करेंगे, उसका महत्व भी देखेंगे। और इस कक्षा के पाठ्यक्रम में हमने कल देखा ही था सामान्य हिंदी में। आज हम शुरू करते हैं इसको प्रारूप लेखन से। प्रारूप लेखन, आप सब लोग आप अपने आप को अधिकारी मान के चलिए। मान के क्या चलिए, होने ही वाले हैं। बस वो तो कोरोना आ गया, लॉकडाउन आ गया, नहीं तो परीक्षा हो जाती तो अभी साक्षात्कार भी हो जाता और आप लोग बन भी जाते। प्रारूप लेखन वस्तुतः क्या है? सरकारी पत्राचार की प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में आप क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए आप डिप्टी कलेक्टर ही हैं, अब आपको कोई पत्र लिखना है, किसी को भेजना है, तो उस पत्र को लिखने के लिए आप चूंकि बहुत व्यस्त अधिकारी होते हैं, एग्जीक्यूटिव अधिकारी होते हैं, कार्यपालक अधिकारी होते हैं, तो आप अपने अधीनस्थ को, जो क्लर्क होता है, सहायक लिपिक होता है, उच्च श्रेणी लिपिक, सहायक लिपिक होता है, उससे कहते हैं कि एक लेटर बना दीजिए, हमको भेजना है। तो वो जो लेटर का कच्चा मसौदा तैयार करता है, क्या तैयार करता है? कच्चा मसौदा, ड्राफ्ट। उस कच्चे मसौदे को हम बोलते हैं प्रारूप। यानी किसी पत्र को अंतिम रूप देने से पहले जो सहायक लिपिक ने तैयार किया, मसौदा तैयार किया, लिख के आपको बताया, सर देखिए ये सब भेज रहे हैं, फिर आपका पेन चलेगा, नहीं ऐसे नहीं, या सही है तो ठीक है। उसके बाद वो टाइप करके आपके पास लाएगा, आपके हस्ताक्षर करके उसको प्रेषित कर देगा जहां भेजना है। तो प्रारूप का अर्थ क्या होता है? प्रारूप का अर्थ क्या होता है? प्रारूप जो शब्द होता है बेटा, दो से मिलकर, प्राधन रूप, प्रारूप, प्रारूप, इसका मतलब क्या होता है? अर्थात किसी पत्र को अंतिम रूप देने से पहले। आप लोग एजिट लिखेंगे, एजिट परिभाषा लिखेंगे, एजिट, किसी पत्र को अंतिम रूप देने से पहले, अंतिम रूप देने से पहले, फाइनल जो ड्राफ्टिंग होती है उससे पहले, अंतिम रूप देने से पहले जो कच्चा मसौदा तैयार किया जाता है, जो कच्चा मसौदा, ड्राफ्ट, कच्चा मसौदा तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे? बोलो। उसे प्रारूप बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? उसे प्रारूप कहते हैं। समझ गए? प्रारूप यानी फाइनल रूप देने से पहले प्रारंभिक अवस्था, ऐसे मान लीजिए। इसको तैयार कौन करेगा? प्रारूप को बोलो। खुद एसडीएम तैयार करेगा या उसका अधीनस्थ तैयार करेगा? अधीनस्थ। तो प्रारूप को तैयार कौन करते हैं? निम्न श्रेणी लिपिक या सहायक लिपिक तैयार करते हैं। एलडीसी होते हैं आपके कार्यालय में, या सहायक लिपिक होते हैं, वो तैयार करते हैं। प्रारूप को तैयार कौन करेगा बेटा? प्रारूप को कौन तैयार करता है? बोले सहायक लिपिक। बोलो ना भाई। और कौन? बोलो ना बेटा, बोलो। निम्न श्रेणी लिपिक। ये आपके पास तैयार करके लाते हैं, और तैयार करके जैसे ही आपके पास लाते हैं, आपसे पूछते हैं, सर ठीक है,
आप कहते हैं ये तैयार करके किसके पास भेजते हैं? ये सर्वोच्च अधिकारी के पास भेजते हैं, जिसके हस्ताक्षर से जाएगा सर्वोच्च अधिकारी के पास भेजते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? सर्वोच्च अधिकारी के पास, मतलब कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कोई पत्र लिखना है एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को कोई पत्र लिखना है या दूसरे एसडीएम को लिखना है, तो अपने सहायक लिपिक से कहेगा इस तरह का कंटेंट है, इस तरह की विषय वस्तु है, इसका एक पत्र बना के ले आइए। वो पत्र जो बना के लाएंगे हस्ताक्षर से पहले आपको दिखाने के लिए, उसे क्या बोलेंगे? कच्चा मसौदा। उस कच्चे मसौदे को क्या नाम देंगे? बोलो बेटा। प्रारूप। और ये जो प्रारूप होता है वो विभिन्न चरणों से गुजरता है। पहले सहायक लिपिक बना देता है, फिर उच्च श्रेणी लिपिक, फिर लेखपाल, फिर अन्य अधिकारी जो सुपरिटेंडेंट अधीक्षक होता है आपके विभाग में, फिर उसके बाद फाइनल अंतिम रूप से अधिकारी के पास जाएगा। और अधिकारी जब उसे ओके कर देगा, या यदि इस क्रम में यदि कोई उसमें संशोधन करता है तो वो संशोधन भी करेगा और अपने हस्ताक्षर भी लिखेगा। बोले ऐसे नहीं भेज सकते, इस नियमानुसार नहीं, ऐसे कुछ परिवर्तन करके और अपने हस्ताक्षर भी करेगा। बात समझ पा रहे हैं या नहीं? मान लीजिए किसी ने बनाया, किसी ने मान लीजिए सहायक लिपिक ने कोई प्रारूप बनाया, सहायक लिपिक ने क्या बनाया? प्रारूप बनाया। कोई सहायक लिपिक ने प्रारूप बनाया, और सहायक लिपिक के बाद प्रारूप कहां जाएगा? बोले उच्च श्रेणी लिपिक के पास। उच्च श्रेणी लिपिक, फिर उसके बाद कहां जाएगा? बोले जो आपका अधीक्षक होगा शाखा का, सुपरिटेंडेंट, सीनियर लोग ही होते हैं, सुपरिटेंडेंट बनते हैं शाखा के। और अधीक्षक के बाद फिर कहां जाएगा? बोले सर्वोच्च अधिकारी के पास। लेखापाल के पास भी जा सकता है, अगर कोई फाइनेंशियल स्वीकृति है तो अकाउंटेंट के पास भी जाएगा, लेखापाल के पास भी जा सकता है, लेखपाल के पास, और इसके बाद सर्वोच्च अधिकारी के पास। और सर्वोच्च अधिकारी उस प्रारूप को क्या देंगे बेटा? अंतिम रूप देंगे, फाइनल करेंगे। इस क्रम में यदि किसी भी स्तर पर संशोधन होता है, क्या होता है लाला? बोलो बोलो। यदि मान लीजिए इस स्तर पर संशोधन होता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो ये संशोधन करने वाला जो अधिकारी होगा वो इस पर क्या करेगा बेटा? हस्ताक्षर करेगा, और ये संशोधन करेगा, और उस संशोधन का वो भी बताएगा, तर्क देगा कि इसलिए हम ये संशोधन कर रहे हैं। संशोधन का आधार भी बताएगा। संशोधन का क्या बताएगा बेटा? आधार बताएगा। बोलो हाँ या ना? ताकि जब ये प्रारूप फाइल में लगेगा, और फाइनल लेटर तो प्रेषित हो जाएगा, जब ये प्रारूप फाइल में लगेगा तो अगर मान लीजिए कोई गलती आती है, कोई त्रुटि आती है, तो ये देखा जाएगा ये किसने संशोधित किया था। बोले इनने किनने, बोले इनने, तो बोले बुला लो इनको। समझ रहे ना बात को? ये पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा। और जब ये इनकी स्वीकृति मिल जाती है उसके बाद ये टाइप्ड हो जाएगा, और टाइप्ड होकर उसको क्या हो जाएगा? प्रेषित हो जाएगा। सामान्यतः ये जो लोग हैं प्रारूप में वो नीली स्याही का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? नीली स्याही का। सामान्यतः ये जो सभी लोग हैं वो ये नीली स्याही का उपयोग करते हैं। कहां तक? सर्वोच्च अधिकारी से पहले तक नीली स्याही का प्रयोग करते हैं सामान्यतः प्रारूप लिखते समय। अपन लोग एग्जाम्पल भी लिखेंगे, पत्र भी लिखेंगे। और जो वरिष्ठ अधिकारी होता है, सर्वोच्च अधिकारी होता है, वो कैसी स्याही का उपयोग करता है? हरी स्याही का उपयोग करता है। आप देखिए किसी भी कार्यालय का जो हेड होगा वो कौन सी? ग्रीन इंक इस्तेमाल करता है हस्ताक्षर करने के लिए। तो आप लोग प्रयास करिए, आप लोग क्या बनने जा रहे हैं? बोले हरी स्याही इस्तेमाल करने के लिए। बात समझ पा रहे हैं या नहीं? अंतिम रूप से यहां प्रारूप तैयार हो जाएगा। अब आप समझेंगे ये प्रारूप लिखने की जरूरत क्या है। आजकल कंप्यूटर के युग में सीधा फाइनल आंसर लेटर ही लिखिए ना, मेल वेल कर दीजिएगा। बोले नहीं भाई, ये प्रारूप लेखन का भी बहुत महत्व होता है, क्योंकि वस्तुतः इसमें बहुत सारे पत्र जो जाते हैं वो उन पत्रों में कानूनों का उपयोग होता है, सरकारी अधिनियमों के किसी प्रावधान का उपयोग होता है, या क्रियान्वयन करना होता है, या किसी विषय के प्रति अपनी व्यक्तिगत रुचि प्रदर्शित करनी होती है ताकि काम जल्दी से हो जाए, या
जिससे जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो जाता है कि वास्तव में किसके प्रति कौन है अकाउंटेबल, कौन इसका जवाबदेही है। तो प्रारूप का महत्व का लेखन है। कई बार 2-3 नंबर में यही पूछ सकते हैं हिंदी में कि प्रारूप का महत्व क्या है, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ प्रारूप, है ना। प्रारूप का महत्व लिख लेते हैं। प्रारूप का महत्व, हेडिंग लगा लीजिए आप, प्रारूप का महत्व। प्रारूप का महत्व, प्रारूप का महत्व। महत्व क्या है प्रारूप का कार्यालय में? नंबर 1, यदि कोई गलत सूचना भेजी जाती है या कोई संशोधन किया जाता है, कोई गलत सूचना भेज दी जाए, भेज सकते हैं। अब कोई आपसे पूछे गलत सूचना भेज दी जाती है, कैसे भूलवश, जानबूझ के तो कोई नहीं भेजेगा, या संशोधन किया जाता है, या प्रारूप में संशोधन किया जाता है, या संशोधन किया जाता है, संशोधन किया जाता है, या तो गलत सूचना भेज दो या संशोधन किया जाए, तो हमको ये पता चल जाता है कि ये संशोधन किसके द्वारा किया गया है। तो हमको ये पता रहेगा ये संशोधन किसके द्वारा किया गया है, किसके द्वारा किया गया है। अब समझिए, आपने कलेक्टर साहब को कोई पत्र भेजा, उसमें गलती आ गई, कलेक्टर एकदम आपको डांट देंगे, बोले क्या करते रहते हो, एसडीएम बनने लायक नहीं हो। आप कहेंगे क्या हुआ सर? बोले ये पत्र देख रहे हो क्या लिखा है, क्या लिखे हो? तो तुरंत देखेंगे, अच्छा कौन सा प्रारूप है, तुरंत उसकी प्रारूप की फाइल लिखा। बोले किसने लिखा था? बोले सहायक लिपिक का ने। बोले बुलाओ का को। फिर उस प्रारूप में देखेंगे संशोधन किसने किया, बोले उच्च श्रेणी लिपिक ख ने। तो इसमें बचाव जुड़ा रहता है ना, अधिकारी पक्ष का ही। अब एकदम एसडीएम आए, एकदम सहायक लिपिक पे एकदम टूट पड़े, बोले तुमको कुछ नहीं आता है, ये है वो है। अब मान लीजिए वो भिंड मुरैना का है, तो बोले तुमको क्या आता है, आ जाओ, किसको क्या आ रहा है, सड़क पे देख लेते हैं। विवाद की स्थिति बनेगी कार्यालय में, सहयोग की भावना से कार्य नहीं कर पाएंगे। भिंड मुरैना का तात्पर्य नहीं, भिंड मुरैना के लोग मुझे अत्यंत प्रिय है और अत्यंत भावुक और सहयोगी प्रवृत्ति के होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन अगर किसी को आप शब्द बोलोगे, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाओगे, तो निश्चित रूप से उसकी भावनाएं भड़केंगी। जिंदा हो तो जिंदा दिखने भी तो चाहिए ना। तो सहायक लिपिक कहेगा नहीं सर हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। बोले किसने किया? बोले उच्च श्रेणी लिपिक ख ने। बोले बुलाओ उनको। तो अगर ये गलती हो जाती है तो इसमें अधिकारी और जो लिपिक पक्ष होता है, दोनों का क्या जुड़ा रहता है बेटा? बचाव जुड़ा रहता है। दोनों का ही किसके द्वारा किया गया? इससे अधिकारी पक्ष एवं लिपिक पक्ष का बचाव रहता है। अधिकारी पक्ष एवं लिपिक पक्ष का बचाव रहता है। लिपिक पक्ष का क्या रहता है बेटा? बचाव जुड़ा रहता है, बचाव होता है इसमें। अगर आपको पता चल गई गलती क्या है। और कई बार प्रारूप लेखन से क्या होता है, जब 4 लोगों के बीच से कोई पत्र जाता है तो उसमें गलतियां समझ में आ जाती हैं। अब आप ही देखिए, आपका शादी होगा, पूरी संभावना होगा ही, तो आपकी शादी का कार्ड जो आप छपाने जाएंगे ना, तो वो एक कच्चा मसौदा आपको देता है और आपको बुलाएगा कि दुकान पे आ जाओ, प्रिंटिंग प्रेस वाला। वो कहेगा ये पहले चेक कर लो, तब मैं फाइनल कार्ड पे निकालूंगा जो कार्ड आप पसंद कर गए हैं, क्योंकि कार्ड महंगा है। अब उसमें आपका नाम ही उल्टा लिख गया, तो स्थान गलत लिख गया। बोले शादी होगी कब? बोले 15 मार्च 2025। अब क्या बैठे हो? बोले 20 में क्यों नहीं? बोले लॉकडाउन। 25 में क्यों? बोले 4 साल तक बन नहीं रही। ऐसे भी तो हो सकता है। तो उस कच्चा मसौदा फिर आप क्या करते? घर पे लेके आते हैं। आप दुकान पे नहीं पढ़ते, घर पे सबको बांट देते हैं। लो दीदी लो, मम्मी लो, फूफा लो, मामी लो। एकदम मामी बोलती हैं हमारा तो नाम ही गलत लिखा है इसमें। तो आप क्या करेंगे? तुरंत उसको अंडरलाइन करेंगे, बोले अकॉर्डिंग टू मामी दिस नेम इज नॉट करेक्ट। ऐसे अकॉर्डिंग टू सहायक लिपिक का, ये सही नहीं है। वो विस्तार देगा, सर ऐसे मत कहना, कलेक्टर साहब नाराज हो जाएंगे, क्योंकि इस अधिनियम में इस बात का उल्लेख नहीं है। समझ रहे थे बात को? इसलिए प्रारूप का ज्यादा महत्व है शासकीय पत्र लेखन में, क्योंकि बचाव पक्ष जुड़ा रहता है, बचाव पक्ष जुड़ा रहता है।
और क्या हो, किसी भी प्रारूप का महत्व क्या है, दूसरी बात, किसी भी प्रकार की गलत सूचना ना जाए। क्या है बेटा, किसी भी प्रकार की गलत सूचना का संप्रेषण ना हो, गलत सूचना का संप्रेषण ना हो। बहुत बढ़िया। कई बार हम डबल मीनिंग शब्द भी लिख देते हैं, दो अर्थी शब्द भी लिख देते हैं, तो दो अर्थी शब्द नहीं हो, नहीं पता चला कुछ का कुछ निकल रहा है, अर्थ का अनर्थ निकल रहा है। दो अर्थी शब्द ना हो, दो अर्थी शब्द ना हो, यह भी ध्यान देखना पड़ेगा। कई बार आप अधिकारी भले ही बन गए, आपकी पहली पोस्टिंग हुई है, लेकिन आपसे ज्यादा ड्राफ्टिंग का अनुभव जो होता है ना, वो लिपिक वर्ग को रहता है, तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ को रहता है। वो बेहतर समझते हैं, बेहतर भाषा समझते हैं, बेहतर कानून जानते हैं, तो बढ़िया लिख के देते हैं आपको। आप तो एक ही बार परीक्षा में लिख के गए ना, ये PPSC में पास हो गए। यद्यपि आपको प्रशिक्षण के दौरान भी ये सिखाया जाता है, कोई भ्रम उत्पन्न ना हो, भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो। उत्पन्न ना हो, भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो, कोई त्रुटि ना हो, गलती भी नहीं हो। क्या नहीं होना चाहिए, कोई त्रुटि भी नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं हो। लिख दिया गलत सूचना नहीं है। अगर जब ये सही सूचना जाएंगी तो इससे क्या होगा कि शासकीय कार्यालय निष्पक्ष रूप से और नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है। जिससे क्या होगा, जिससे शासकीय कार्यालय कैसे काम कर सकता है, बोला निष्पक्ष व नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है। बोलो ना भाई, नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है। यह प्रारूप लेखन का महत्व है। प्रारूप इसलिए बहुत जरूरी होता है, कच्चा मसौदा किसी भी पत्र का तैयार करना इसलिए आवश्यक होता है। बात समझ पा रहे हैं? शासकीय कार्यालय में प्रमुख रूप से जो प्रारूप चलते हैं, जो पत्र चलते हैं, उनको एक बार, वैसे मैंने कल देखा ही था पाठ्यक्रम के साथ, एक बार पूरे उन्हें देखने की कोशिश करते हैं। तो शासकीय कार्यालय में निम्न प्रकार के प्रारूप प्रचलन में रहते हैं शासकीय, और इनका वर्गीकरण भी देखेंगे और उनको एक एक से पढ़ने की कोशिश करेंगे। शासकीय कार्यालय में मुख्य प्रणाली, जो प्रारूप लेखन की मुख्य प्रणाली है, प्रारूप लेखन की कोई दो आपको लिखने को आती है MPPSC में बेटा। प्रारूप लेखन की मुख्य प्रणाली है जो इस प्रकार है। किस प्रकार है? इस प्रकार। कौन कौन सी प्रणालियां हैं जिन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे और जो पत्र लिखेंगे उस तरह से। पहली प्रणाली कौन सी, बोले शासकीय पत्र। शासकीय पत्र, शासकीय पत्र, शासकीय पत्र। शासकीय पत्र को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर शासकीय पत्र है। दूसरी प्रणाली कौन सी है? अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय, दोनों में अंतर समझेंगे, कौन से पत्र को शासकीय कहेंगे, कौन से को अर्धशासकीय। इसे बोलते हैं डेमी ऑफिशियल। सेमी नहीं, कौन सा? डेमी। डेमी, डेमी ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल लेटर। डीओ भी बोल देते हैं साथ में, डीओ, डेमी ऑफिशियल लेटर। तीसरी जो प्रणाली है वो परिपत्र। अगर इसको से दूसरी कह दें तो तीसरी क्या है बेटा? परिपत्र। परिपत्र को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? सर्कुलर। सर्कुलर क्या होता है? सर्कुलर जो जारी किए जाते हैं कार्यालय में, परिपत्र। अनुस्मारक, रिमाइंडर। अनुस्मारक अंग्रेजी इसलिए लिख रहा हूं, कई बार पारिभाषिक शब्दावली में इनके अर्थ भी पूछ लेते हैं। अनुस्मारक का मतलब रिमाइंडर। रिमाइंडर, रिमाइंडर, रिमाइंडर। पांचवी प्रणाली क्या है बेटा? प्रस्थांकन, एंडोर्समेंट, प्रस्थांकन। छठी प्रणाली क्या है? अधिसूचना, नोटिफिकेशन।
अधिसूचना, 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 अधिसूचना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बोलो। एंडोर्समेंट, 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 प्रश्नांकन, नोटिफिकेशन, अधिसूचना, अधिसूचना। कार्यालयीन आदेश होते हैं, ऑफिस ऑर्डर निकलते हैं, यहां लिख देता हूं। सातवां कार्यालयीन आदेश, ये आपके सब पाठ्यक्रम में बेटा। कार्यालयीन आदेश कौन है, ऑफिस ऑर्डर है, ऑफिस ऑर्डर है, इसे कार्यालयीन आदेश कहेंगे। कार्यालय का जो ज्ञापन होता है, मेमोरेंडम, कार्यालय ज्ञापन, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम, कार्यालय ज्ञापन, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस रिलीज, प्रेस नोट, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति क्या बोलेंगे, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस नोट, ये सब प्रारूप हैं बेटा। प्रेस नोट, प्रेस नोट, ये सब जारी होते हैं। कई बार आप एसडीएम में आपको अपनी कुर्सी ठीक करानी है, या कुर्सियां नई खरीदनी है, या पंखा ठीक कराना है, एसी लगवाना है कार्यालय में, तो आप निविदा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, निविदा, टेंडर, निविदा, ये दूसरा प्रारूप है, निविदा, टेंडर, टेंडर, टेंडर भी जारी करेंगे। हिंदी है, बड़ा आसान है, ताकि उचित दाम पर, यानी संसाधनों का ऑप्टिमाइजेशन किया जा सके, इष्टतम मूल्य यानी उपलब्ध में श्रेष्ठ, कम पैसों में श्रेष्ठ वस्तु का क्रय किया जा सके। कई बार हमको किसी ऑफिस में अपने सहायक की जरूरत है, या किसी पद के लिए रिक्ति है, तो हम किसी भाई भतीजे को रख लेंगे, या उसके लिए ओपन विज्ञापन निकालेंगे, विज्ञापन जारी करेंगे। तो दूसरा मसौदा क्या है बेटा, विज्ञापन, विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट जारी करेंगे, विज्ञापन जारी करेंगे। तो ये प्रारूप लेखन की प्रणालियां हैं जो शासकीय कार्यालय में क्या है बेटा, प्रचलन में, शासकीय कार्यालय में प्रचलन में प्रारूप लेखन की ये प्रणालियां हैं। है, विज्ञापन है, ये शासकीय पत्र प्रणाली में, शासकीय कार्यालयों में प्रारूप लेखन की मुख्य प्रणालियां हैं जिनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आज पहला प्रारूप अपन समझते हैं। पहला प्रारूप अपना कौन सा है बेटा, शासकीय पत्र। शासकीय पत्र कैसे लिखा जाता है, तो हेडिंग लगाइए, शासकीय पत्रों, गवर्नमेंट ऑफिशियल लेटर लिखेंगे। एकदम जोश होना चाहिए ना, कहाँ बैठे हो घर में, लॉकडाउन में भी भयंकर पढ़ाई करना है, लेकिन तनाव नहीं लेना है, नहीं तो आप टेंशन ही ले रहे हो, टेंशन में आके फिर पंखे से लटक गए ना तो गड़बड़ हो जाए। ऐसा नहीं करना है, बोले करना क्या है, कुछ नहीं करना है। तो पहला आज प्रारूप लेखन करने की कोशिश करते हैं और उसको देखेंगे कि वास्तव में है हो क्या है। अपन दो तरह से देखेंगे कि वो प्रारूप लेखन होता क्या है, वो शासकीय पत्र क्या होते हैं, किन बातों का इसमें ध्यान रखना चाहिए, और उसको लिखने की विधि क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, और फिर अपन एक एग्जाम्पल भी लेंगे। तो अपन पढ़ने का तरीका समझ गए। शासकीय पत्र देखेंगे, शासकीय पत्र, हेडिंग लगाइए, शासकीय पत्र, ऑफिशियल लेटर। ये प्रेम पत्र नहीं है, नहीं आप समझिए कि आपने उनको लिखा था कभी, गंदी बात। शासकीय पत्र, ऑफिशियल लेटर देखने की कोशिश कर रहे हैं। तरीका क्या है, पहले तो कोई भी प्रारूप है, ये क्या है, क्या है। दूसरा हम देखेंगे कि इसको लिखने की प्रक्रिया क्या है, विधि क्या है, लिखने की विधि क्या है, लिखने की विधि या प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया क्या है। और तीसरा फिर हम एक उदाहरण देखेंगे, लाइव एग्जांपल देखेंगे। एक आपसे पत्र मैं यहां लिखूंगा बोर्ड पे, और एक आपसे कहूंगा आप घर पे लिखिएगा। टेंशन नहीं लेंगे, लेकिन नहीं लिख पा रहे तो कोई बात नहीं, वहां ब्रैकेट में लिख दीजिए सर लिखेंगे,
नहीं तो आप रात में टेंशन ले रहे हैं 12 बजे, व्हाट्सएप पे मैसेज आ नहीं रहा है, टेंशन ले रहे हैं, फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, छत पे घूम रहे हैं, करें क्या? बोले पंखे से ही लटक लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम लोग अरविंद घोष को कहते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, जन्म से पहले और मृत्यु के बाद इस जीवन में ही है। और संघर्ष करिए। संघर्ष करते समय दुख नहीं है। दुख का तात्पर्य क्या होता है? ऐसी क्षति हो जाए जिसकी पूर्ति नहीं हो सके, वो दुख है। जबकि संघर्ष क्या है? बोले कुछ प्राप्त करने का साहस, जज्बा, प्रयास, तो उसमें दुख नहीं है। संघर्ष करते समय दुख नहीं मानना चाहिए। हाँ, दुख का मतलब क्या होता है? ऐसा नुकसान जिसकी क्षतिपूर्ति ना हो सके, अपना परिजन अपन से बिछड़ जाए, इस संसार को छोड़ के चला जाए, वो दुख है। अब संघर्ष कर रहे हैं, अब 14 घंटा पढ़ना है या 15 घंटा पढ़ना है, ये दुख नहीं है, ये क्या है? संघर्ष है। क्योंकि हम अच्छी बातें प्राप्त करने का, अच्छा स्थान प्राप्त करने का क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए डोंट गेट टेंशन। लिखते हैं क्या? शासकीय पत्र। और तीसरा क्या रहेगा? अपन उदाहरण के साथ क्या करेंगे? लाइव एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ पत्र लेखन कार्य करेंगे। 3 तरीके से, इन 3 फॉर्मेट में, कितने फॉर्मेट में लाला? इन 3 फॉर्मेट में हम किसी भी प्रारूप को पढ़ने की कोशिश करेंगे। बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये शासकीय पत्र होते क्या हैं? शासकीय पत्र क्या होते हैं? ये शासकीय पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को प्रेषित किए जाते हैं। पहली बात तो कहां से जाते हैं शासकीय पत्र? क्या होते हैं बेटा? एक कार्यालय से, एक कार्यालय। और वो कार्यालय क्या होना चाहिए? आपका निजी कार्यालय नहीं होना चाहिए। कार्यालय कैसा होना चाहिए बेटा? शासकीय। एक कार्यालय से दूसरे शासकीय कार्यालय में, दूसरे शासकीय कार्यालय में, दूसरे शासकीय कार्यालय में क्या किए जाते हैं बेटा? भेजे जाते हैं। लेकिन किस काम के लिए भेजे जाते हैं? अपने काम से भेजे जाते हैं या कोई गवर्नमेंट काम? बोलो ना। हाँ, शासकीय कार्य से भेजे जाते हैं। अपना कोई पर्सनल काम नहीं है, शासकीय कार्य से भेजे जाते हैं। ऐसे पत्रों को हम लोग क्या बोलते हैं? शासकीय पत्र बोलते हैं, ऑफिशियल लेटर बोलते हैं। ऑफिशियल, ऑफिस टू ऑफिस, फॉर ऑफिस वर्क। समझ रहे हैं ना बात को? ऑफिशियल लेटर बोलते हैं। और इसको कार्यालयीन पत्र भी बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? कार्यालयीन पत्र भी। कोई कार्य से भेजा जा रहा है, इसको क्या बोल देते हैं? कार्यालयीन पत्र भी बोल देते हैं। कई बार कार्यालयीन पत्र भी बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं। बट शासकीय कार्यालय से दूसरे शासकीय कार्यालय में काय के लिए भेजा जा रहा है? बोलो ना बेटा। शासकीय कार्य के लिए भेजा जा रहा है। इसमें कोई निजी वर्क नहीं है। जब हम अपना कोई निजी कार्य नहीं करा रहे हैं तो आप इसकी भाषा समझ ही गए होंगे, क्या लिखा जाएगा उसमें भाषा में। फिर निजी अगर अपना कोई निजी कार्य करवाते हैं, पत्र भेज रहे हैं, किन को? उनको। समझ ही रहे हैं आप, तो क्या लिखते हैं? मान जाओ ना प्लीज, हम मर जाएंगे, क्षमा करें, प्रार्थना कर रहे हैं, आभारी है। ये निजी पत्रों में इन शब्दों का उपयोग करेंगे। तो क्या इनमें इस तरह का उपयोग करेंगे क्या कि कृपा करो, प्रार्थना है, क्षमा करो? काय को क्षमा करो? ऑफिस तुम्हारा, ऑफिस हमारा, काम सरकार का। भेज रहे हैं, ड्यूटी है, कर्तव्य है। समझ रहे ना बात को? तो ये सर्वाधिक उपयोगी पत्र होता है। ये शासकीय जो पत्र होता है वो सर्वाधिक उपयोगी पत्र होता है। इसका महत्व क्या है? इसकी विशेषताएं क्या है? शासकीय पत्र की क्या होता है इसमें? ऑफिशियल लेटर की विशेषताएं क्या होती है बेटा? इसकी विशेषताएं क्या होती? क्या विशेषताएं होती हैं? पहली बात, सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकीय पत्र। सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकीय पत्र होता है। समझ रहे हैं ना बात? सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। और ये जो पत्र होते हैं इनमें हम अनौपचारिक भाषा का उपयोग करेंगे या औपचारिक भाषा का उपयोग करेंगे? औपचारिक भाषा। तो पूर्णतः औपचारिक भाषा का उपयोग करेंगे।
कौन सी भाषा लाला, बोलो बोलो। बिल्कुल हलवा है हिंदी, पूर्णतः औपचारिक भाषा का प्रयोग। लेकिन कई लोगों को अभी वीडियो देखने से पहले शासकीय पत्रों में समझ नहीं आ रहा होगा क्या लिखें। लोग शुरू करते हैं वही बुखार का लेटर जो लिखे है ना, महोदय सविनय नम्र निवेदन है कि हमको बुखार आ गया है, हम 3 दिन क्लास में नहीं आएंगे, छुट्टी देने की कृपा करें, ऐसे लिखते हैं। इस तरह की शब्दावलियों का यहाँ उपयोग नहीं करेंगे, औपचारिक भाषा का उपयोग करेंगे, क्योंकि औपचारिक कार्य के लिए जा रहा है, समझ रहे हैं। और इनका एक निर्धारित स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, विधि होती है, प्रक्रिया होती है जिसमें ये लिखे जाते हैं। निर्धारित ढांचे में लिखे जाएंगे, निर्धारित ढांचा, निर्धारित ढांचे में लिखे जाते हैं, निर्धारित ढांचे में लिखे जाते हैं पत्र। काय में लिखे जाते हैं? स्ट्रक्चर होगा, हम समझेंगे स्ट्रक्चर। इस तरह से स्ट्रक्चर बना होगा, यहाँ कार्यालय का नाम होगा, या क्रमांक होगा, या दिनांक होगा, या लिखेंगे, या भवधि होगा, इस तरह की चीजें अपन लोग देखेंगे। एक निर्धारित स्ट्रक्चर होगा, समझ पा रहे हैं ना? शासकीय पत्र में निर्धारित स्ट्रक्चर होगा। इसमें औपचारिक पत्र है, चूंकि ये औपचारिक पत्र है। कैसा पत्र है ये, बोलो भैया? चूंकि यह औपचारिक पत्र है, औपचारिक पत्र है, औपचारिक पत्र है, इसलिए इसमें भेजने वाले के लिए और प्राप्त करने वाले के लिए पारिभाषिक शब्दावली होती है। क्या प्रति लिखेंगे, भवदीय लिखेंगे, इन शब्दों का उपयोग करेंगे। ऐसे नहीं लिखेंगे कि आपका आज्ञाकारी, आपका जीवन भर साथ देने वाला, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी इसमें क्या करेंगे? संबोधन और प्रेषक कर्ता के लिए होने, संबोधन जिसको आप भेज रहे हैं, एवं प्रेषण के लिए, प्रेषणकर्ता के लिए, प्रेषणकर्ता के लिए औपचारिक शब्दावली, औपचारिक शब्दावली, औपचारिक कह लीजिए या कह लीजिए पारिभाषिक शब्दावली का उपयोग किया जाता है। पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। ये मैंने प्रारूप लेकर इसलिए भी कहा है कि जो 2019 की मुख्य परीक्षा दे रहे हैं छात्र, उनके लिए भी ये अत्यंत आवश्यक है। संधि समास तो आप लोग पढ़ ही लेते हैं, तमाम किताबों में भी है, लेकिन इनको एकदम गणित की तरह समझना है, कॉन्क्रीट स्टडी चाहिए इसकी। तो क्या है, चूंकि ये औपचारिक पत्र है, संबोधन एवं प्रेषण करता है, पारिभाषिक शब्दावली का भी उपयोग करेंगे इसके लिए। और ये अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं। ये पत्र किसमें लिखे जाते हैं बेटा? किसमें? मिटा दूं ऊपर वाली लाइन, अन्य पुरुष में। अन्य, अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं। अब अन्य पुरुष समझिए, समझिए, समझिए। अन्य पुरुष जानते हैं? उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष। उत्तम मतलब मैं संबोधन करके लिखे। अन्य मतलब तीसरे व्यक्ति को संबोधित करते हुए। यह सूचित किया जाता है या आपको विदित हो, इनसे शुरुआत होती है इन शब्दों, इन पत्रों की। आपको यह सूचित किया जाता है कि परीक्षा शुरू होने वाली है, कापियां भेज दो। ये अन्य पुरुष की। ऐसे नहीं कि तुमको सूचित किया जाता है, तुम कापी भेजो, गंदी बात। तुम कौन? पद के लिए लिख रहे हैं ना, थर्ड पर्सन। अन्य पुरुष की में पत्र लिखे जाते हैं। अब इन पत्रों में चूंकि ये औपचारिक पत्र हैं, तो इनमें अनौपचारिक भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा। तो इन पत्रों में, पांचवा बिंदु है, इन पत्रों में, इन पत्रों का मतलब कौन है? बोलो, कौन है? इन पत्रों अर्थात कौन? बोलो ना भाई, शासकीय पत्र। बोल क्यों नहीं रहे हो? बैठो, बोलो ना। शासकीय पत्रों में क्या है? बोले किसी भी प्रकार के अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी भी प्रकार के, इन पत्रों में किसी भी प्रकार के अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी भी प्रकार के अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी भी प्रकार के अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे
धन्यवाद, निवेदन, इस तरह के। जैसे कौन कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग नहीं करेंगे अपन? जैसे धन्यवाद, काय का धन्यवाद? निवेदन, क्यों? तुम भी कर्म शासकीय अधिकारी, हम भी शासकीय अधिकारी। क्षमा करें, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। इन शब्दों का प्रयोग क्या है? वर्जित रहेगा इसमें। निवेदन है, क्षमा करें। प्रार्थना, प्रार्थना जल्दी भी करें भी नहीं ना, जल्दी क्यों? तुम कौन होते हो आदेश देने वाले? मान लीजिए आप एसडीएम इंदौर हैं और एसडीएम ग्वालियर को पत्र लिख रहे हैं, तो आप आदेश नहीं दे सकते। आप बता दीजिए चूंकि ये महामारी फैल रहा है, बोले हम आदेश देते हैं। बोले काय? न्यायालय हो क्या? बी कमांड, मैंडामस जारी कर रहे हो क्या? मैंडामस जानते हैं क्या है? भूल गए? रिट है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। मेस पे खाना खाइए, दिन में सोइए, तो भूलेंगे, है ना? हाँ मैंने प्रेम किया है, ऐसा आपने कोड ही बनाया था पॉलिटी की क्लास में। तो यह आदेश नहीं देंगे, इसलिए क्षमा करें, प्रार्थना है, निवेदन है, कृपा करें। कृपा करें, ये शब्द बहुत आपकी अत्यंत कृपा होगी। इन शब्दों का प्रयोग क्या रहेगा? वर्जित, निषेध है, निषेध है बेटा। इन शब्दों का प्रयोग हम शासकीय पत्र में नहीं करेंगे, क्योंकि चूंकि औपचारिक पत्र होते हैं, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जाते हैं, जो शासकीय कार्यालय होते हैं, और ये शासकीय कार्य से ही भेजे जाते हैं, इसलिए हम इनमें इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप अनौपचारिक पत्र होता तो आप कर लेते। हे प्राण प्रिय, अगर तुम बात मेरी मान जाओ तो मैं तुम्हारा जीवन भर आभारी रहूंगा, कर लीजिए। दैट इज नॉट द ऑफिशियल लेटर। लेकिन यहां नहीं, हे एसडीएम इंदौर, यदि आप इस बात को मान जाओ तो मैं आभारी रहूंगा। काय भैया? मत मानो, नहीं मानोगे तो सस्पेंड हो जाओगे, सरकार अपने आप कार्यवाही करेगी। इसलिए इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए ये जो शासकीय पत्र प्रणाली है, ये इसकी विशेषता है। इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हम शासकीय पत्रों को लिखने का क्या करते हैं बेटा? प्रयास करते हैं, और इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रणाली है, मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्टम। आज भी भले ही व्हाट्सएप का युग आ गया है, तकनीकी क्रांति हो चुकी है, टेक्निकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना भी आ गया है, एक क्लिक करते ही कुछ भी प्रेषित कर देते हैं। किंतु शासकीय पत्रों का अपना महत्व है। आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर आएगा ना मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से, वो व्हाट्सएप पे नहीं आएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेजिडेंसी क्षेत्र, रेजिडेंसी एरिया इंदौर, परिणाम के आधार पर फलाने फलाने को क्या बोले डिप्टी कलेक्टर चयनित किया जाता, साइन होंगे नीचे सचिव, वो माना जाएगा। या कोई व्हाट्सएप कर दे तुम हो गए क्या एसडीएम, व्हाट्सएप नहीं माना जाएगा। तो कई न्यायालय भी अपने साक्ष्य के रूप में तकनीकी जो सूचना प्रौद्योगिकी से जो प्राप्त साक्ष्य होते हैं उन पर कम ही भरोसा करता है, क्योंकि उसमें मैनिपुलेशन आसान होता है। इसलिए शासकीय पत्र प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, आपको मैं ये भरोसा करता हूँ, ये मुझे विश्वास है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगली कक्षा में हम शासकीय पत्र लेखन की विधि भी लिखेंगे, और एक पत्र का प्रारूप भी आपके सामने हम लिख के बताएंगे, और एक पत्र आपको लिखने के लिए देंगे। तब तक के लिए आप सुझाव और प्रश्न मुझे भेजते रहिए, और आपके सुझाव और प्रश्न मेरी प्रेरणा और ऊर्जा का कार्य करेंगे। मिलते हैं हम अगली कक्षा में शासकीय पत्र के साथ। थैंक यू।